नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई, द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने की बात कही। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी ने की पूछताछ, विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देशव्यापी प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस के आज 22 साल पूरे, वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम शिंदे आज सचिवों और विभागाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी बात। नीतीश कुमार फिर हुए कोरोना पॉजिटिव, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे सीएम। और अब खबरें विस्तार से। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अब सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, महामहिम शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर मेरी बधाई और शुभकामनाएं। मैं हमारे देश के साथ कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और विस्तारित करने के लिए उनके साथ काम करने की आशा करता हूं। बता दें कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत हैं। साल 2021 में भारत और कुवैत ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की, 60वीं वर्षगांठ मनाई है और इसके साथ ही नियमित रूप से दोनों देश उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के दौरान कुवैत के भारत की काफी मदद की। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत को ऑक्सीजन और अन्य राहत सामग्री के रूप में कुवैत ने त्वरित सहायता प्रदान की थी। फिलहाल कुवैती अमीर ने शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को रविवार के दिन प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर उन्हें नया कैबिनेट बनाने का काम सौंपा है। इससे पहले अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर नजर आएगी। देश भर में जहां महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के पास कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस मुख्यालय में होगा। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी सुबह 11:30 बजे के करीब ईडी के समक्ष पेश होंगी। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी। सोनिया गांधी से पूछताछ के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद संसद के अंदर मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करेंगे और फिर पार्टी मुख्यालय आकर प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर सोमवार शाम कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। फिलहाल आज सुबह संसद में भी पार्टी नेता बैठक करी गई है और सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद से सटे कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को जमा होने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि संसद सत्र के मद्देनजर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने दफ्तर में इकट्ठा होने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस महासचिव अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी करीब 2 घंटे पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि बीते महीने जून में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे तक पूछताछ चली थी। तब भी कांग्रेस ने लगातार 5 दिन प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के इन प्रदर्शनों पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि जब गुजरात दंगों के मामले में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने पूछताछ की थी, तो एक तरफा जहां पूरे प्रदेश में दीवारों पर कांग्रेस नेताओं और यहां तक कि राज्यपाल के खिलाफ अपशब्द लिखे गए, तो वहीं बीजेपी के एक विधायक ने पूछताछ रुकवाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राहत नहीं मिली। गुजरात में नेता विपक्ष रह चुके गोहिल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन नहीं करवाया गया, बल्कि उनसे पूछताछ अदालतों के निर्देश पर हुई। और देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के चीफ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिक कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आज भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और एक घुसपैठिए
एनडीए को मौत के घाट उतार दिया या फिर भागने को मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 1999 ही वो दिन था जब भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों के चंगुल से पूरी तरह छुड़ा लिया और ऑपरेशन विजय के पूरी तरह से सफल होने की घोषणा की गई। कारगिल युद्ध को हुए 23 साल हो चुके हैं। हालांकि ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन वह एक इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटे थे। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हर साल देश के वीर जवानों को याद किया जाता है और उनकी वीरता और साहस के किस्से सुनाए जाते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन जम्मू में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अगर किसी विदेशी ताकत ने आज भी हम पर बुरी नजर डाली और युद्ध हुआ तो जीत भारत की ही होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। चूंकि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस कई यात्राएं कर रहे हैं, इसलिए वे सभी आईएएस अधिकारियों से नहीं मिल सके। सीएम पहले ही बता चुके हैं कि एक जनसंपर्क सरकार है और सभी सचिवों को उनके एजेंडे और शासन की योजनाओं से अवगत कराना चाहते हैं जो विभागीय प्रमुख हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार से शहरी विकास विभाग का नेतृत्व किया और कथित तौर पर विभाग में उनकी अच्छी पकड़ नहीं थी, क्योंकि ठाकरे शासन में उनकी बात कम सुनी जाती थी। नतीजतन नौकरशाही के लिए उनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं था। उन्होंने उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी एमएसआरडीसी सड़क विभाग संभाला। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बताते चलें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 25 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है। बीते शुक्रवार को दोनों के दिल्ली दौरे के बाद मंत्रियों के नाम का ऐलान होने की संभावना थी। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है। शिंदे और फडणवीस निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे दोनों खेमे के विधायक भी न केवल मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर बल्कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी अनिश्चित हैं। राज्य कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने बीते दिनों कहा था कि राज्य को चलाने के लिए संविधान के अनुसार कम से कम 12 मंत्रियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा शिंदे फडणवीस सरकार को केवल 2 मंत्रियों के साथ इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 164 एक साथ क्या करना है। इस 2 मंत्री स्तरीय सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को असंवैधानिक कहना गलत नहीं होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से बुखार से ग्रस्त थे। इसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें आज उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंगलवार को जानकारी दी गई है कि नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सोमवार को जांच कराई गई थी और अब रिपोर्ट में उन्हें पॉजिटिव बताया गया है। जानकारी दी गई है कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइसोलेशन में है। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। वहीं ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बीते 2-3 दिनों में के संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपनी जांच करवा लें। बता दें कि नीतीश कुमार इसके पहले भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 10 जनवरी 2022 को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। इसके अलावा अभी हाल ही में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई अन्य राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में 12 जुलाई को बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन पर जब पीएम मोदी पटना आए तो कई मंत्री नहीं पहुंच सके थे। बता दें कि सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर खूब चर्चा भी हुई और अब इस बीच खबर है कि नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई। द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने की बात कही। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी ने की पूछताछ। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देशव्यापी प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस के आज 22 साल पूरे। वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम शिंदे आज सचिवों और विभागाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। इन मुद्दों पर होगी बात। नीतीश कुमार फिर हुए कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे सीएम।
आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले के मामले को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है। घोटाले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी ने मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ममता ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए तो। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता ने बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलग तराजू का दाग नहीं धुलता। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में कई ऐसे बड़े घोटाले भी हैं जिसका हल आज तक नहीं मिल पाया है। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की मौत हो गई तो वहीं कुछ केस में फैसला आने के दशक बीत गए। बता दें कि भर्ती घोटाले मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची है। पार्थ और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये राशि पार्थ चटर्जी की है। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 12 सेल कंपनियों में पैसा लगाया था। पार्थ चटर्जी के वकील ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना समन गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हर साल बिजली पर 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भर रही है और किसानों के लिए बिजली मुहैया करा रही है ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने जिले के एक कार्यक्रम के दौरान दी है। लोक निर्माण मंत्री भार्गव ने कहा कि बिजली के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसे बचाने की हर संभव प्रयास किए जाएं और बिजली विभाग के द्वारा दिए जाने वाले बिलों का समय सीमा से भुगतान करें। जिस प्रकार हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहकर बिजली के बिलों का भुगतान समय पर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। मंत्री भार्गव ने कहा कि पहले हमने बिजली की कमी के बहुत बुरे दिनों को देखा है, ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। आज हमारा देश एवं प्रदेश बिजली के कारण ही तरक्की कर रहा है और बिजली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में एवं प्रदेश में बिजली का उत्पादन सरप्लस में है। पिछले 8 वर्षों में बिजली का उत्पादन लगभग 70% बढ़ा है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है।
और आगे आपको बताते हैं, देखिए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, तो इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ग्रहण समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। केजरीवाल ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इतने कम समय में इतने बड़े स्तर पर पदाधिकारी बन गए, इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा प्यार और विश्वास है। उन्होंने कहा, दिल्ली में मेरे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, उसकी एक ऑडियो आई थी, मैंने उस मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। केजरीवाल ने कहा, अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और आपकी सरकार ने उसको जेल भेज दिया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। हमारी पार्टी की विचारधारा का सबसे पहला स्तंभ कट्टर ईमानदारी है। हमारी दूसरी विचारधारा कट्टर देशभक्ति है, हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तीसरी विचारधारा इंसानियत है, हमें सबकी सेवा करनी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल में तो भारत को नंबर 1 देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो और 75 साल में ये देश को और पीछे कर देंगे। इसलिए अब आपको बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि केवल 5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो काम करके दिखाया है जो 75 साल भी ये सारी पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई। इसलिए हमें आज शपथ लेनी है कि देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी को आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर आ रही है। आज सुबह ही उन्हें भुवनेश्वर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें हवाई जहाज द्वारा कोलकाता ले जाया जा रहा है। भुवनेश्वर एम्स की रिपोर्ट के बाद पार्थ चटर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। उनके साथ मामले की एक और आरोपी अर्पिता मुखर्जी को भी 3 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया है। अदालत ने उनका हर 48 घंटे में चेकअप करने का भी निर्देश दिया है। पार्थ चटर्जी को अदालत के आदेश के बाद रविवार को चिकित्सकीय जांच के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर एम्स ने कहा कि पार्थ चटर्जी को पुरानी बीमारियों के कारण परेशानी है, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें भर्ती किया जाए। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अब उन्हें ईडी अधिकारी कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जा रहे हैं। इससे पहले वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्थ की बीमारी नकली थी, उन्हें पुरानी बीमारी के कारण परेशानी हो रही थी, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी। सीएम ममता ने कहा कि अगर पार्थ ने गलती की है तो साथ नहीं देंगे। बता दें कि सूबे में जब कथित शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल वे ममता कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। वहीं अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। ईडी की पूछताछ के दौरान अर्पिता ने कहा कि बरामद हुई राशि पार्थ चटर्जी की है। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 12 शेल कंपनियों में पैसा लगाया था। तो वहीं ईडी को पार्थ और अर्पिता की साझा संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। पार्थ ने इन संपत्ति को 2012 में खरीदा था। पार्थ चटर्जी के वकील ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना समन गिरफ्तार किया गया है। 22 जुलाई को ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था। 3 दिन उनकी हिरासत पूरी हो गई है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुसलमानों की सबसे बड़ी मरकज दरगाह आला हजरत से भी आवाज उठने लगी है। तंजीम उलमा ए इस्लाम दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ राष्ट्रीय महासचिव और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर कहा है कि जितनी जल्दी हो सके सपा के खिलाफ आंदोलन चलाने का ऐलान करें और मुसलमानों के मुद्दे उठाएं। तंजीम उलमाए इस्लाम उनका खुलकर समर्थन करेगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सपा अब एक डूबता हुआ जहाज है। अखिलेश यादव की मुस्लिम मामलों पर खामोशी के चलते 50% मुसलमान ने सपा से दूरी बना ली है और बाकी 50% मुसलमान आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक अलग हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सपा के साथ रहे तो लोकसभा के इलेक्शन में आपको एक सीट भी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी राय पर सुभाषपा जिम्मेदार तरीके से विचार विमर्श करे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल, मौलाना तौकीर रजा खां और दूसरे लीडरान मिलकर एक मोर्चा बनाएं और सपा के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में मुहिम चलाएं। मुसलमानों के भी मुद्दे उठाएं।
मुसलमान आपके साथ खड़ा नजर आएगा। तंजीम उलमा इस्लाम आपका खुलकर समर्थन करती है। ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में आपने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा उपचुनाव में भी सपा के उम्मीदवारों को नाकामी मिलने के बाद आपने उन्हें अपना साथी होने के नाते एसी से बाहर निकलने के लिए कहा था। अगर वो बाहर निकलते तो उन्होंने हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। आपने अखिलेश के हित के लिए कहा, लेकिन इसे तूल दिया गया। अखिलेश की मुखालफत करने वालों में आजम खान रहे। रामपुर और आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें मुस्लिम बहुल्य हैं। दोनों जगह आजम खान ने अपने पुराने अंदाज में मुसलमानों से वोट की भीख मांगी, मगर मुसलमानों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से सपा हार गई। खबरें भी और भी हैं, मगर हम यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले तक की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए प्रधानमंत्री को दी बधाई। द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने की बात कही। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी ने की पूछताछ। विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देशव्यापी प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस के आज 22 साल पूरे। वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम शिंदे आज सचिवों और विभागाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। इन मुद्दों पर होगी बात। नीतीश कुमार फिर हुए कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे सीएम। जिस देश में बहे पावन गंगा, चलो लहराए हर गंगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां बड़े बड़े नेता आए और अब बुंदेलखंड में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई है। लूट छोड़िए, यहाँ डकैती हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें और वहां बारिश हो गए और वहां पर गड्ढे हो जाएं। उन्होंने आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के नकल नहीं करनी चाहिए। तो वहीं चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, चौधरी हरमोहन सिंह ने लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया और वर्चुअल रैली में वह आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को यह चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वह मैं जानता हूं। बीजेपी को यह चिंता करनी चाहिए कि जो नेता हमारे साथ थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले होंगे, फिर जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी तो मैं कह नहीं सकता। कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गाँव में झाड़ने और पकने से ठीक हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे साथ गठबंधन में जो पार्टियां बची हैं हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं सपा प्रमुख ने दूध दही पर लगे टैक्स को लेकर कहा कि दूध की चीजों पर टैक्स लगा है। भोले बाबा की पूजा करते हो, अगर करते हो तो आज सोमवार है, संभल कर दूध चढ़ाना। वहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल न चले जाओ। कर्नाटक में वोक्कालिंगा जाति से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी वाला बयान देने वाले कांग्रेस के 4 बार से विधायक जमीर अहमद खान से पार्टी नाराज है। कांग्रेस ने कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने जमीर अहमद खान को लक्ष्मण रेखा में रहने की हिदायत देते हुए भविष्य में सोच समझकर बोलने और अनुशासन में रहने की चेतावनी दी है। हाल ही में गुजरात के कांग्रेस नेताओं पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़े बयान देने के आरोप लगे थे। दरअसल अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया गुट के विधायक खान ने
हाल ही में कहा था कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन सभी समाज को साथ लेने से ही कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, केवल एक समाज के वोट से नहीं बन सकता। राज्य में वोकक लिंगा से ज्यादा तो मुस्लिम हैं, तो क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं? इससे पहले डीके शिव कुमार, जो खुद वोकक लिंगा हैं और अपने समाज से जुड़े कार्यक्रमों में सीएम के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की अपील की थी। हालांकि डीके पर निशाना साधते हुए सिद्धारमैया की पैरवी करने के चक्कर में जमीर अहमद खान ने वोकक लिंगा समाज का तो नाराज कर ही दिया, साथ ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुस्लिम एंगल दे दिया। जमीर अहमद खान को लिखी चिट्ठी में सुरजेवाला ने कहा कि आपके गैर जरूरी बयान से दरार पैदा हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभी करीब 8-9 महीने का समय है। बीते महीनों में दिल्ली में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ लंबी चर्चा की थी। पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन ताजा बयानबाजी से साफ है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर खटपट जारी है। इन सबके बीच अगस्त के पहले हफ्ते में राहुल गांधी कर्नाटक का दौरा करने वाले और जहां वो सिद्धारमैया के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रैली में हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर बात की और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी पार्टी की जीरो टॉलरेंस है। आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है और पार्थ चटर्जी ने जानका के घर से 21 करोड़ निकलता है तो बीजेपी पूछती है कि क्या जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ का गबन हुआ है, पूरा मामला कोर्ट में गया है। इस मामले पर आज सोनिया जी से पूछताछ भी हो रही है। सोनिया आज स्वीकार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया था, कौन मुख्यमंत्री षड्यंत्र करता है। और आज सोनिया गांधी की पेशी ईडी के सामने है। जिस तरीके का माहौल कांग्रेस बना रही है पूरा देश देख रहा है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, कांग्रेस नहीं चाहती कि उसके खिलाफ जांच हो। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कंगाली है। प्रधानमंत्री जी की फोटो और वीडियो को जोड़ तोड़ कर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति को सम्मान नहीं दिया, खड़गे किस एंगल से बैठेंगे और कहां बैठेंगे, इसको लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं। आज ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण ये नतीजा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। 5000 करोड़ का गबन हुआ है तो पूछताछ होगी। 76% स्टेक होल्डर सोनिया और राहुल के पास हैं, तो ऐसे में पूछताछ भी तो इनसे ही होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यंग इंडिया बनाकर गबन किया है। 21 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी के जानकार के पास से 21 करोड़ रुपए निकलते हैं। आपको पंजाब में मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ता है और दिल्ली में सत्येंद्र जैन के घर से पैसे बरामद होते हैं। क्या इन सभी विषयों को हमें इसलिए खारिज कर देना चाहिए कि विपक्ष के ये मुद्दे पसंद नहीं है या फिर भ्रष्टाचार है, वहां पर जांच है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष और द्रमुक नेता एवं अप्पावू का महीने भर पुराना एक विवादित बयान अब वायरल हो रहा है। एम अप्पावू ने कहा था कि कैथोलिक ईसाई नहीं होते तो तमिलनाडु बिहार बन जाता। बीजेपी ने अप्पावू के इस बयान को लेकर डीएमके पर हिंदू विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया है, तो वहीं द्रमुक नेता ने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है। अपने बयान में एम अप्पावू ने कहा था अगर ईसाई फादर और सिस्टर नहीं होते तो तमिलनाडु बिहार की तरह बन जाता। कैथोलिक फादर और सिस्टर की मदद की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूं। तमिलनाडु सरकार आपकी सरकार है, आपने इस सरकार को बनाया है, आपकी प्रार्थनाओं और उपवास ने इस सरकार का गठन किया है। कैथोलिक, ईसाई और ईसाई फादर सामाजिक न्याय और द्रविड़ मॉडल सरकार के लिए मुख्य वजह हैं। अप्पावू ने आगे कहा था कि आपको कैथोलिक, ईसाई किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्याओं की सूची बनाइए और सीधे मुख्यमंत्री को दीजिए। वह किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे और सबका समाधान निकालेंगे, क्योंकि सीएम को पता है कि आप उनकी सरकार की वजह से हैं। यह आपकी सरकार है और सीएम आपके हैं, इसमें मैं आपके साथ हूं। अगर ईसाइयों को तमिलनाडु से हटा दिया जाता है तो यहाँ कुछ भी विकास नहीं होगा। कैथोलिक ईसाई तमिलनाडु के विकास के लिए मुख्य वजह है। आज तमिलनाडु आपके कंधों पर खड़ा है। एम अप्पावू का ये बयान महीने भर बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता नारायण ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अप्पावू के जरिए डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या यह डीएमके की धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहने का दावा खो दिया है। अब यह साबित करता है कि डीएम एक हिंदू विरोधी पार्टी है। एम अप्पावू ने कहा कि उन्होंने बयान दिया था कि लेकिन उसके छटे हुए हिस्से वायरल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ इतिहास है, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को जारी हुए स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 463 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमित 609 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 2548 हैं और दिल्ली में इस समय कोरोना से संक्रमित 1939 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 146 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 23 मरीज आईसीयू, 32 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 463 नए मामले सामने आए और इस बीमारी के कारण 2 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 8.18% तक पहुंच गई, जो एक महीने में सर्वाधिक है। विभाग के मुताबिक दिल्ली में लगातार तीसरे दिन संक्रमण दर 5% से अधिक दर्ज की गई। दिल्ली में एक दिन पहले 5,657 नमूनों की जांच की गई थी। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नए मामलों के साथ राजधानी में अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 19,48,955 हो गई और मृतकों का आंकड़ा 26,303 तक पहुंच गया। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।